So good afternoon everyone. Welcome to this second lecture of your company laws. Lecture number 1 में हमने क्या देखा था कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, एंड हमने पूरे के पूरे एक्ट का एक ओवरव्यू भी लिया था कि कंपनी जो फॉर्म हुई है या जो हमारा कंपनी लॉ है वो कैसे फॉर्म हुआ है, एंड जो कंपनी लॉ में डिफरेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या रिस्पेक्टिव हमारे पास लॉज दिए हुए हैं, किस किस चीज के बारे में वो लॉज हमें दिए हुए हैं, राइट. एंड विद दैट वी स्टार्टेड विद योर सेक्शन नंबर 1. सेक्शन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. सेकेंड थिंग मैंने आपको बताई थी कि जो सेक्शन नंबर 1 है वो एक बार में मतलब सेक्शन नंबर 1 तो एप्लीकेबल हो गया था, ठीक है, द डे इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट. सेक्शन नंबर 1 आ गया था, बट जो पूरा का पूरा एक्ट है वो एक बार में नहीं एप्लीकेबल हुआ है, ये पार्ट्स में एप्लीकेबल हुआ है. आपका पूरा का पूरा जो एक्ट है ये एक बार में नहीं आया था, ये पार्ट्स में आया था, राइट. हमने इसके पार्ट में क्या किया था कि जो एक्ट का सेक्शन नंबर 1 है वो आया था 30th अगस्त 2013 को आपका. देन नेक्स्ट जो आपके 98 सेक्शंस तक इट केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2013. देन 143 सेक्शंस जो थे आपके वो आए थे 1 अप्रैल 2014 एंड सो ऑन. तो ऐसे ही आते रहे. आपका इंटायरली जो कंपनीज एक्ट है और कंपनीज एक्ट 1956 उसमें भी हमने डिफरेंस भी देखा था, ठीक है. मैंने आपको ये भी बताया था 1956 वाले एक्ट में कितने सेक्शंस थे, एंड जो आपका करंट एक्ट है दैट इज योर कंपनीज एक्ट 2013, इसमें आपके 470 सेक्शंस हैं, राइट. अब जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, यानी आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं एवरीवन? Yes, it has 470 sections. It has 29 chapters and how many schedules? 7 schedules are there under the Companies Act 2013, right? अब इतना तो डन हो गया. देन आई टोल्ड यू वाइल वाइंडिंग अप द चैप्टर कि हमारा एक पोर्शन अभी जो आपका चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 1 है उसका एक पोर्शन अभी बचा है, वो है एप्लीकेबिलिटी, कि ये एप्लीकेबल किस किस पे होता है. सो इफ यू विल ओपन योर सेक्शन नंबर 1 यू विल गेट टू नो कि कंपनी एक्ट एप्लीकेबल किस किस पे होता है. तो पहली चीज तो आपका जो कंपनीज एक्ट है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ कंपनीज जो इस एक्ट में नहीं फॉर्म हुई हैं इससे पहले ही फॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है. वी हैव रिलायंस, वी हैव टाटा, वी हैव सो मेनी अदर कंपनीज जो सिंस एजेस भी काम कर रही हैं, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है. तो अगर हमने जो जिस भी एक्ट में लेट्स सपोज से वो 1956 वाले एक्ट में आपकी क्या हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है. देन वो जो 1956 वाला जो आपका एक्ट है वो तो अब रिपील हो गया है. अब इनको कौन गवर्न करेगा? 2013 वाला एक्ट. दिस इज द फर्स्ट सबसेक्शन, जो आपका फर्स्ट क्लॉज ऑफ दिस सबसेक्शन, ठीक है, जो आपकी ये बात बताता है कि जो कंपनीज हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, इन सब पे आपका कंपनीज एक्ट 2013 विल बी applicable. Is it clear or not, everyone? Okay students, so पहली बात इसने क्या बोली कि it is applicable to all the companies which are incorporated under Companies Act. All the companies incorporated under Companies Act or any other previous company law.
ठीक है, अंडर दिस एक्ट बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे दिस एक्ट दिया हुआ है इसकी जगह पे, ठीक है, यानी इस एक्ट में जो कंपनी बनी है या इससे पहले जो कंपनी बन चुकी है उन सब पे ही एप्लीकेबल होगा। दूसरा ये किस पे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनीज पे भी, इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनीज का जो रिस्पेक्टिव स्पेशल एक्ट है दैट इज इंश्योरेंस एक्ट 1938 या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA एक्ट 1999, अगर ये कंपनीज एक्ट 2013 इनकंसिस्टेंट हो जाए IRDA या इंश्योरेंस एक्ट के साथ, तो दीज एक्ट आर द वंस हु विल प्रिवेल, यानी इंश्योरेंस कंपनीज पे लगेगा तो सही, लेकिन जो इनके लिए स्पेशल एक्ट्स है, जो इनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, उसके इनकंसिस्टेंट नहीं जा सकता है कंपनीज एक्ट 2013, यानी आपको इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखानी है। यस, इंश्योरेंस कंपनीज पे लगेगा, लेकिन कब तक, जब तक आपके IRDA या इंश्योरेंस एक्ट के इनकंसिस्टेंट ना हो जाए आपका कंपनीज एक्ट। देन किन पे लगेगा, बैंकिंग कंपनीज पे। सी पॉइंट थर्ड वन, इट इज मेंशनिंग दैट इट अप्लाइज टू बैंकिंग कंपनीज एज वेल until unless ये इसके जो स्पेशल एक्ट्स है, रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, उनके साथ इनकंसिस्टेंट ना हो जाए, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी जब तक आपके जो रिस्पेक्टिव स्पेशल एक्ट्स दिए हुए हैं इन पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए, उनके इनकंसिस्टेंट ना जाए कंपनीज एक्ट, तब तक ये उन पे लगता रहेगा। इन रिस्पेक्टिवली आगे आने वाली सारी कंपनीज के लिए भी यही बात है। और कौन सी कंपनी पे लगता है, कंपनी विच आर एंगेज्ड in the manufacturing and supply, यानी in generation and supply of electricity, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं एंड सप्लाई करती हैं कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी। There's something happening, I don't know. ठीक है, आई डोंट नो, इट्स गेट स्टक बिटवीन, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इन बिटवीन इट गेट स्टक, तो थोड़ा सा आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस दैट इट वाज इलेक्ट्रिसिटी योर, ठीक है, ओके। सो होप वी आर क्लियर टिल योर कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो पहले तो उन कंपनीज पे लगेगा जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है। देन कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर जितना भी हम एवोल्यूशन में पढ़ के आए हैं, कोई भी कंपनी बनी है कंपनीज एक्ट 2013 उन पे भी अप्लाई होगा। दूसरी चीज हमने देखी इंश्योरेंस कंपनीज पे अप्लाई होगा। थर्ड थिंग हमने देखी है बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई होगा। फोर्थ थिंग हमने देखे वो कंपनीज जो जनरेट करती हैं या सप्लाई करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, और इनके स्पेशल एक्ट के साथ आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो स्पेशल एक्ट्स विल प्रिवेल, राइट। अब इसके बाद एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी एक्ट और एनी स्पेशल एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी अब किसी कंपनी को गवर्न करने के लिए, और बाकी सभी कंपनीज पे भी ये लगेगा, लेकिन उनको गवर्न करने के लिए अगर कोई स्पेशल एक्ट दिया है तो वो अप्लाई होगा। अगर कंपनीज एक्ट उसके साथ इनकंसिस्टेंट होता है तो, नहीं होता है तो कंपनीज एक्ट कैन अप्लाई टू एनी अदर स्पेशल एक्ट ऑल्सो। Now, am I making sense? कि any other company, fifth one is any other company formed under any other special act, यानी चार आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दिए हैं और लास्ट में बोल दिया कि कोई और कंपनी जो किसी और स्पेशल एक्ट के अंडर बनी हो और आपका जो कंपनीज एक्ट है उसके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। देन such body corporate incorporated by any act for the time being in force as the central government may by notification specify in this behalf that what does the central government specifies that subject to such exceptions modifications or adaptations as may be specified in the notification। अब again कोई भी ऐसी कंपनीज पे भी लगेगा, ठीक है,
या कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में है. नाउ व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? जिसका कंपनी लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब इसके हम फीचर्स देखेंगे, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. राइट. तो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है. कोई और बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा, बस जब तक उसको जो गवर्नमेंट है खुद स्पेसिफाई ना कर दे कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ अडैप्शंस करनी है, कुछ एक्सेप्शंस रखनी है, और वो सारा कुछ गवर्नमेंट कैसे नोटिफाई करती है? थ्रू नोटिफिकेशन. राइट. सो व्हाट ऑल डू वी हैव हियर? यहां तक हमने क्या क्या किया कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो किस पे लगता है? सारी की सारी कंपनीज विच आर फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर चलो आई स्टार्ट राइटिंग ओनली. ठीक है, टू ऑल कंपनीज. सेकेंड, इंश्योरेंस कंपनीज. थर्ड, banking companies. Fourth, companies engaged in generation and supply of what? Of electricity. Company formed under some special act. Special act. Companies formed under some special act. And then last one was all those entities, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी इंक्लूडेड है इसमें, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? हमारा कंपनीज एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन नंबर 1. राइट. अब जो आपका सेक्शन नंबर 2 है, व्हाट इज इट? ऑलवेज, मतलब not always but majority of the times, a definitional clause, or other name is interpretation clause. right. क्या होता है ये? डेफिनेशनल क्लॉज होता है या इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है. अब जब आप अपना बेयर एक्ट खोलोगे, इसमें इतनी सारी डेफिनेशंस गिवन है कि यू विल बी ओवरवेल्म्ड बाय दोस. ठीक है, यानी आपको टू द मतलब ऐसा टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है वो है एवरेज प्रोस्पेक्टस की. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इज द सेकंड डेफिनेशन. ठीक है, देन वी हैव ऑल्टर एंड ऑल्टरेशन का मीनिंग, द थर्ड डेफिनेशन. देन नेक्स्ट फिफ्थ वन इज योर आर्टिकल्स. देन एसोसिएट कंपनी. अब ऐसे करते करते आपको बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है लिटरली. But for now, what do you have to focus on is the definition of company सबसे पहले. ठीक है, ऐसा नहीं है हम सारी definitions करेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे, but with the respective field. मान लो जब हम prospectus के बारे में पढ़ेंगे तब हम prospectus related सारी definitions करेंगे. ठीक है, अभी हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंपनी रिलेटेड कर ले पहले डेफिनेशंस. अच्छा, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 है आपका कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है? कंपनी की डेफिनेशन के बारे में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ योर कंपनी लॉ. क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ में जो वर्ड कंपनी है वो कहाँ डिफाइंड है? 220 में. क्या डिफाइंड है? कंपनी. ओके, नाउ लेट अस रीड इट. कंपनी डिफाइंड कैसे है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. क्या बोला? कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under
this act or any previous company law। यानी कंपनी की बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी डेफिनेशन इन लोगों ने हमारे पास दी है। क्या है? कंपनी एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब उसमें 1956 वाला एक्ट भी इंक्लूडेड है, उससे पहले वाले सारे एक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। यानी आपकी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पहले किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है तो वो क्या है? एक कंपनी है, राइट? देन आपकी कंपनी गारंटीड बाय शेयर्स, कंपनी गारंटीड by company limited by shares, company limited by guarantee, that is given under 21 and 22, right? The next definition है आपके लिए जो important है, that is your board की definition. Now what is a board? Though we'll be covering it further also, but for now just what is board? It is covered under section 2 subsection 10. Board क्या है? In relation to the company means collective body of the directors of the company. Board of directors और board क्या है? Board of directors और board क्या है? In relation to the company, यानी कंपनी के रिलेशन में क्या चीजें हैं ये? Collective body of directors of the company. Collective body of the directors of a company। यानी एक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कलेक्टिव बॉडी क्या है? आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, राइट? अच्छा, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, राइट? अभी आपकी डेफिनेशन में सेक्शन 1 में आया था बॉडी कॉर्पोरेट। तो बोर्ड के बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू आर मेकिंग नोट्स, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। और कॉर्पोरेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए फाइन है, नोट्स पर्पस आपके मतलब एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है? सो कीप मेकिंग नोट्स साथ में। नाउ वी हैव बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। आपका सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 11 इसे डिफाइन करता है। इसमें क्या लिखा है? includes a company incorporated outside India but does not include a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies, any other body corporate not being a company as defined in this act which the central government may by notification specify in this behalf। अब सिंपल सी एक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। इनका कहने का मतलब क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो इंक्लूड होएगी जो इंडिया में बनी है, बट इसके अलावा क्या क्या? इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी एक फॉरेन कंपनी आपकी इसमें इंक्लूड होती है। बट इन्होंने क्या बोला है? डज नॉट इंक्लूड, यानी माइनस सम कोऑपरेटिव सोसाइटी। सम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वहां बनी हो या किसी भी एक्ट के अंडर रजिस्टर हुए हो। व्हाट वाज द वर्डिंग? इट सेड but does not include the cooperative society registered under any law relating to cooperative societies। यानी कोई भी लॉ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड है उसके अंडर जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां से माइनस कर देना। एंड एनी अदर बॉडी ऑल्सो which is not being a company as defined in this act। यानी दूसरी चीज क्या कर दो? अदर बॉडी which is not a company as defined in this act
या कोई भी अदर बॉडी which the CG by notification modifies, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी भी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद रिमूव कर दिया हो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। अब आपको समझ आया बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। कंपनी लाइक स्ट्रक्चर या कंपनी इटसेल्फ ओनली, चाहे तो वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हो, बट उसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है, चाहे किसी भी लॉ में आपके उसे रजिस्टर करवाया गया हो, या कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आती है जिसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू रिमूव किया हो। राइट, क्लियर नाउ? Then some basic definitions like books and papers, books of accounts. Yeah. अच्छा, when does your financial year starts? यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर तक की डेफिनेशन भी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। राइट, अच्छा, अब हमारे पास एक और डेफिनेशन है व्हिच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, राइट? That is the definition given under section 2 subsection 51। ये है KMP की डेफिनेशन। क्या होता है ये? की मैनेजेरियल पर्सोनल। कौन होते हैं की मैनेजेरियल पर्सोनल? ये डेफिनेशन हमें खुद दी है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 51 में। So, section 2 subsection 51, let us read the bare language first। क्या बोल रहे हैं ये? In relation to the company means, कंपनी के रिलेशन में KMP कौन होते हैं? The first point says the chief executive officer or the managing director or the manager, यानी एक CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD या मैनेजर। दूसरा, the company secretary, yes, the company secretary is a key managerial personnel। Then the third is whole time director। Then fourth is CFO, chief financial officer। And fifth one, such other officers not more than one level below the directors who is in whole time employment and designated as KMP by the board। यानी कोई भी ऐसा ऑफिसर जो डायरेक्टर से एक लेवल बिलो से ज्यादा बिलो नहीं जाना चाहिए, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो, यानी डायरेक्टर के सीधा नीचे, जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और जिसको KMP डेजिग्नेट किया गया हो बाय द बोर्ड इटसेल्फ, शैल बी दी KMP। देन सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिसे भी मतलब और भी ऐसा कोई ऑफिसर जिसे बाद में प्रिस्क्राइब कर दिया जाए एज KMP, वो भी KMP के डेफिनेशन में आएगा। सो अभी के लिए हमारे पास कौन कौन है? फर्स्ट वन इज आर CEO, MD और मैनेजर। सेकेंड वन वाज अ CS, ठीक है। देन थर्ड वन वाज होल टाइम director, right? The whole time director। And the fourth one, CFO। Fifth one, other officer not more than one rank below the directors plus in full time employment। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, प्लस डायरेक्टर से एक रैंक ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, प्लस वेस्टेड और अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इटसेल्फ।
एज KMP, जिसे बोर्ड ने खुद KMP चुना हो. And the last one is other officers as may be prescribed. Right? So these are your KMPs, key managerial personas in the definition. But हाँ, अभी तक कोई भी ऐसा जो ये अदर ऑफिसर वाली डेफिनेशन है ना, ये दी तो ही है, बट ऐसा कोई पर्सन अभी तक प्रिस्क्राइब किया नहीं गया है जो आपका अदर ऑफिसर्स की ये मतलब 6 पॉइंट में फॉल इन करे. राइट? देन इन्हीं की डेफिनेशन आगे दी है, MD वगैरह की डेफिनेशन दी है. ओके, नेक्स्ट लिख लो. अच्छा, प्रमोटर की डेफिनेशन मतलब ऐसे सुन लो मुझसे. विल डू इट वाइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अगेन. प्रमोटर कौन होता है? वो पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जो कंपनी के अफेयर्स को क्या करता है, हैंडल करता है, एडवाइस करता है, डायरेक्टर मतलब डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है डायरेक्टर्स को कि कैसे आपको काम करना चाहिए. राइट? दिस इज हाउ इट डज द वर्क. ओके, तो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको कंपनी लॉ स्टार्ट करते टाइम पता होनी चाहिए. एंड रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस विल कीप ऑन डूइंग विद द रिस्पेक्टिव सेक्शंस. राइट? अब हमने सबसे पहले एक डेफिनेशन देखी थी यहाँ पर, वो थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में. किसकी डेफिनेशन थी वो? कंपनी की. यस, ठीक है. यहाँ क्या बोला? कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or previous company law. ठीक है, कंपनी क्या है? कंपनी है which is incorporated under this act or any other previous company law. ये तो हो गई हमारी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन. राइट? अब हम एक जूरिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर हेनी. उनकी डेफिनेशन भी चेक कर ले. अब ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होगी ना, हमारी कंपनी एक्ट ने जो दे दी है. तो एक मतलब ऐसा जो वेल डिस्क्राइब्ड डेफिनेशन है वो भी देखें. यस, द कंपनीज एक्ट गिव्स अ डिस्क्राइब्ड डेफिनेशन, बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है. सो देयर इज दिस प्रोफेसर हेनी जो इन्हें और डिटेल में देते हैं. नाउ, हाउ डज प्रोफेसर हेनी डिफाइंस कंपनी? ही सेज अ कंपनी is an incorporated association. ये क्या है? एक incorporated association है. Then which is an artificial person. ये एक artificial person भी है. Having a separate entity, जिनकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी भी है. Just give me a minute. ठीक है, जिनकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी भी है, प्लस विद परपीचुअल सक्सेशन. अब ये परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? विल डिस्कस दैट आल्सो. राइट? एंड अ कॉमन सील. This was the definition given by Professor Haney. How does he says it? A company is an incorporation. Incorporated association. यानी एक कंपनी क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो इनकॉर्पोरेटेड है.
अब इनकॉर्पोरेटेड यानी जो कंपनी लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड है. So company is an incorporated association is the first thing that he mentions. Then further what he mentions, which is an artificial person. So this is the second feature of company that he says कि कंपनी क्या है. सबसे पहले तो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है. एसोसिएशन यानी लोग इकट्ठे आते हैं और इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं. इनकॉर्पोरेट यानी कंपनी लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. देन जो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है, यानी ये जो इनकॉर्पोरेशन ये बना रहे हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन का काम भी करेगी. हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, जिसकी अपनी एक सेपरेट पहचान भी है. देन विद परपेचुअल सक्सेशन, अब ये परपेचुअल सक्सेशन भी है यानी अपनी एक पहचान है, और परपेचुअल सक्सेशन जो मरती नहीं है until unless liquidated. Then last one, it has a common seal also, यानी कंपनी के पास कॉमन सील भी हो सकती है. ठीक है, अब कॉमन सील क्या होती है? जो कंपनी है उसके स्टैंपिंग या सिग्नेचर्स को हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? कॉमन सील है. राइट. सो अब हमें यहाँ देखने को मिले, अगर प्रोफेसर हेनी ने एक ऐसी डेफिनेशन दी है जिसमें कंपनी के फीचर्स कवर्ड हैं. राइट. कंपनी की डेफिनेशन हमने देखी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में भी गिवन थी, और फिर हमने देखा कि प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन भी चेक करते हैं. अब जो प्रोफेसर हेनी ने डेफिनेशन दिया, हमने उसमें एक चीज नोटिस करी कि जो डेफिनेशन प्रोफेसर हेनी ने हमें दी है उसमें कंपनी के काफी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कवर्ड है. सो विद दिस we'll start with the next topic, that is your कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. आई एम होपिंग आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी. इस डेफिनेशन में एज सच डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, एंड इस डेफिनेशन को अगर समझ के करोगे तो ये डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगी इजीली. रट्टा मारने की कोशिश मत करना, इजी वे में समझो बस इसे. राइट. सो विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फीचर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी के फीचर्स क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज, जब भी आप कंपनी बनाते हैं आप क्या बना रहे हैं? एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं. सो इट्स फर्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. अब इसे अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके पढ़े, सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग. लीगल मतलब लॉ की नजरों में. एंटिटी मतलब पहचान. यानी कंपनी की अपनी एक पहचान बन जाती है. किसमें? लॉ की नजरों में. राइट. कि कंपनी की अपनी एक पहचान बन जाती है लॉ की नजरों में. सो इट बिकम्स अ सेपरेट आइडेंटिटी. सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम whom? From its members. तो कंपनी की खुद की एक पहचान बन जाती है आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन. किसकी नजरों में? उसके मतलब लॉ की नजरों में. और किससे अलग पहचान बनती है? उसके मेंबर्स से अलग पहचान बन जाती है. ठीक है. तो कंपनी की जब एक अलग पहचान बन जाती है तो इसके पास क्या आ जाते हैं? कुछ राइट्स आ जाते हैं. यानी ये लॉ की नजरों में एक पहचान रख रही है तो इसके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं कि जैसे ये अपना नेम यूज कर सकती है केस फाइल करने के लिए, केस फाइल करवाने के लिए. अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है. अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है. अपने नाम पे एसेट्स बाय कर सकती है और अपने नाम से ही एसेट्स को
सेल भी कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज रख सकती है, एटसेट्रा, राइट? So this was your first feature that is talking about separate legal entity. I'm hoping the first feature is clear, everyone. Right? Then we have the next feature which talks about perpetual succession. Perpetual succession. Okay. Now I told you I'll be talking about this, don't worry. अब ये परपीचुअल सक्सेशन क्या होती है मैम? आई टोल्ड यू कि जो कंपनी है वो चलती रहती है, कंपनी नेवर डाइज अंटिल लिक्विडेटेड. देखो, मेंबर्स में डाई, ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ इज सर्टेन, ऐसा कि वी नो कि वी आर गोइंग टू डाई, ठीक है? अब टाइम इज नॉट सर्टेन, बट दिस इज सर्टेन ना दैट ह्यूमंस आर गोइंग टू डाई, ठीक है? But company never dies, and this feature is called perpetual succession. So members may come and go, but the company goes on forever. अब मेंबर्स आते रहे जाते रहे, कंपनी पे कोई असर नहीं होता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं होता है, कोई भी नहीं, बस until it is liquidated, until liquidated. जब आप इसे खुद लिक्विडेट करोगे तो हाँ कंपनी बंद करोगे तो हाँ कंपनी बंद होगी, बट मेंबर्स के आने से जाने से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता. यानी मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, मेंबर्स माइनर हैं, इंसेन है, डेथ हो या बैंकरप्ट हो जाए, बेसिकली इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसा, तो मेंबर्स के आने से चले जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है. बट हाँ, कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जितने उसे मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है. तो ये मिनिमम लिमिट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, अदरवाइज योर कंपनी will be will be sent to the liquidation, ठीक है? It will be sent for winding up for not following the minimum criteria or not following the law itself, क्योंकि लॉ ही यही बोल रहा है ना कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रखने ही रखने हैं. So you are not even following the law, so for that reason the company can be wound up and or the company can be liquidated, right? So with this we are coming to the next feature, that is limited liability. अब लोग कंपनी बनाते ही क्यों हैं? इसी फीचर के. क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पार्टनरशिप होती थी. पार्टनरशिप में क्या होता था कि जितने भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं सारे के सारे आपके होंगे. लेकिन कंपनी के आने से क्या हुआ कि जितने के शेयर्स या जितने पैसे आपने उसमें इन्वेस्ट किए हैं उसमें जितना तो पे कर दिया उतना तो फाइन, जितना शेयर्स पे करना बाकी है, ठीक है, जितना उन्होंने कॉल करवा लिया था उतना आपने पे भी कर दिया, राइट? अब मान लो ये शेयर की अमाउंट लेट सपोज वाज 10 रुपीज, दे हैव ओनली कॉल्ड 6 रुपीज आउट ऑफ इट, अभी भी 4 रुपीज बचे हैं, तो दे कैन ओनली कॉल फॉर दिस 4 रुपीज ओनली. सो आपने जितने के शेयर्स खरीदे हैं, जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी लाइबिलिटी उतनी ही आती है, उसके ऊपर आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जा सकता. इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी. यानी आपकी लाइबिलिटी पे लिमिट लग जाती है ना कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतनी मेरी लाइबिलिटी, जितना मैंने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना मैं लाइबिलिटी अंडरटेक करना चाहता उतनी ही मेरी लाइबिलिटी होगी, उसके ऊपर मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी. सो दिस इज द फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. Is it clear or not?
अब आपकी लिमिटेड जो ये कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में आप क्या करोगे, गारंटी लोगे कि मैंने इतना इन्वेस्ट करना है, आफ्टर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, ठीक है, तो उतने पैसे आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड जैसे जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, ऑब्वियसली उसमें तो शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। देन there is also a thing called unlimited liability also, unlimited liability company also, ठीक है, not very famous but होती है। तो उसमें क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, फिर तो मैम हमने लिमिट कंपनी बनाई ही क्यों। सो बेसिकली आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो होती है जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सो बेसिक फीचर जिसके लिए लोग कंपनी खोलते हैं वो फीचर को अवेल नहीं कर पाते हैं फॉर वेरियस रीजंस देयर, ठीक है। सो डोंट गेट इनटू दीज मेनी टेक्निकलिटीज फॉर नाउ। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा आपको ये सारा कुछ समझ आने लगेगा खुद ब खुद ही, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कंपनी को खोलते ही क्यों है, लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर लेने के लिए, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी देती है आपको, आपने जितना इन्वेस्ट किया या जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होगी, ये फीचर ये बात बोलता है। इज इट क्लियर, राइट, ठीक है। सो विद दिस विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यानी आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो चीज असली नहीं है। लीगल लॉ रिलेटेड, पर्सन इज इंसान, यानी जो इंसान लॉ की नजरों में है लेकिन वो असली इंसान नहीं है। यानी हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, ये नॉन नेचुरल पर्सन होती है। यानी जो आपकी कंपनी है वो एक इंसान की तरह बन तो जाती है, पर्सन लाइक होती है, बट व्हाट पर्सन लाइक, एन आर्टिफिशियल वन। अब हाउ, इसको देखा नहीं जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता है, इससे आप बात नहीं कर सकते हो कंपनी से, बट हाँ इसके नोटिस होते हैं, उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। कंपनी के पास इंसानों जैसे राइट्स तो आते हैं, लाइक मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंपनी के पास अपने नेम, मतलब अपना नेम होता है जिसके अंडर वो वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, वेरियस मतलब अकाउंट्स खोल सकती है, एसेट्स को अपने अंडर होल्ड करके रख सकती है उस नेम पे, लोन्स रेज कर सकती है, इनकर कर सकती है लाइबिलिटीज को, या कुछ भी मतलब इंजॉय कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग या ऐसा कुछ जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है। बट हम इसे मतलब नेम को यूज करके केस फाइल भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, बट व्हाट, ना तो हम इसको जेल भेज सकते हैं, ना इसे देख सकते हैं, ना इसे छुआ जा सकता है, ना इसको पढ़ाया जा सकता है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो काम कर सकता है खुद ब खुद, वो काम ये नहीं कर सकती है। अब हमने कॉमन सील की बात भी की थी, कंपनी के पास कॉमन सील होती है लेकिन ये अपने आप उस कॉमन सील को यूज भी नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट हैज हैंड्स, नेचुरली हैंड्स नहीं है इसके पास, ठीक है। यानी ये काम तो करती है लेकिन ये ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करती है। इट कम्स विद योर मतलब टू योर नेक्स्ट फीचर दैट इज ह्यूमन एजेंसी। अब जो आपकी कंपनी है ना, वो काम कैसे करती है, ह्यूमन एजेंसी के थ्रू। ह्यूमन एजेंसी यानी ह्यूमंस एक्ट एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बिहाफ में ह्यूमन जो है वो काम करते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो रही है कंपनी, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉमन सील को अटेस्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को लेके जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। पोस्टमैन इज अ पर्सन, द पर्सन हु आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हेल्प कर रहे हैं कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो भी क्या है, पर्सन है। तो बेसिकली जो आपकी कंपनी होती है ये एक्ट कैसे करती है, थ्रू ह्यूमन एजेंसी, राइट। सो इज दिस फीचर क्लियर, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। ओके, राइट, ठीक है।
तो हमने ह्यूमन एजेंसी भी कर ली। अच्छा, अभी मैं कॉमन सील की बात कर रही थी, तो आपका नेक्स्ट फीचर लिख लो, दैट इज योर कॉमन सील। अब कॉमन सील भी होती है एक कंपनी के पास। अब ये कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील होती क्या है? कॉमन सील क्यों देते हैं कंपनी को? देखो, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए साइन तो करने पड़ेंगे, बट इट कैन नॉट साइन। सो साइन की जगह पे इसके लिए क्या होती है? कॉमन सील। कॉमन सील एक्ट्स एज द सिग्नेचर्स ऑफ द कंपनी। और जो कॉमन सील है ना, वो इस चीज का सिग्निफिकेंस है, या सॉरी वो है, मतलब साइन है या सिंबल है। किस चीज का साइन या सिंबल है? कि जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी बन चुकी है। ठीक है, कंपनी बन जाएगी तभी उसके पास कॉमन सील हो सकती है, नहीं तो कॉमन सील नहीं होगी। लेकिन अच्छा, एक और बात, कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है कंपनी के लिए। इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आपको कॉमन सील रखनी है तो आप रख लीजिए, नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, राइट? देन नेक्स्ट comes a case law। ठीक है, अब इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो केस लॉ है हमारे पास, दैट इज सैलमन वर्सेस सैलमन का केस लॉ। अच्छा, व्हाट इज सैलमन वर्सेस सैलमन का केस लॉ? एनीबडी who have heard of this case, Salmon versus Salmon? Yes. ठीक है, okay. The case is Salmon versus Salmon and Company Limited। क्या केस है? सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड। ये केस किस बारे में है? एक पर्सन था सैलमन नेम का, उसके पास एक कंपनी थी बूट मैन्युफैक्चरिंग की, राइट? जिसके 7 मेंबर्स कौन थे? सैलमन खुद, उसकी वाइफ, उसके 4 सन्स एंड 1 डॉटर। यानी ये क्या हुआ? 4 5 6 7। ठीक है, एक कंपनी थी, पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड से पता लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता तो पब्लिक कंपनी होती है, अब लिमिटेड लिखा है तो इट्स अ सॉरी प्राइवेट कंपनी होती, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता था, अब इट इज ओनली लिमिटेड, सो इट्स अ पब्लिक कंपनी। अगेन, कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, बाकी सबको एक 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 शेयर देके सैलमन ने बाकी शेयर्स अपने नाम पे लिए, जो थे 20,000 के अराउंड शेयर्स। ठीक है, एंड इसने लिए 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 की डिबेंचर्स, एंड बाकी इसने कैश में लेके सेटलमेंट कर ली थी, मतलब अपने नेम पे जो भी किया। ठीक है, तो इसने क्या बना ली? कंपनी बना ली, ऐसा शेयर होल्डिंग रख के। तो अब यहाँ पे जो सैलमन है, सैलमन ने एक कंपनी बना ली है जिसका नाम है सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, राइट? इसने ये जो कंपनी बनाई है, अब कंपनी बन चुकी है, दैट टू अ पब्लिक कंपनी। अब अगर कंपनी बन गई है तो कंपनी के अभी अभी हमने कुछ फीचर्स किए थे, जिसमें एक फीचर क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर। क्या फीचर था? सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर, जो क्या बोलता है कि कंपनी एंड उसके जो मेंबर्स हैं वो
अलग अलग है, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी की अपनी एक पहचान है। ये पढ़ा हमने, ठीक है। अब इस चीज से हम क्या मानते हैं कि कंपनी और सैलमन अलग अलग, ओके। अब क्या होता है इस केस में आगे, जो बिजनेस है इट वेंट इनटू डिफिकल्टीज नाउ, ठीक है। अब एज यूजुअल वो बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं और बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं वो काफी बढ़ जाती हैं, तो बिजनेस को बंद करना पड़ रहा होता है, राइट। सो द बिजनेस वेंट इनटू लिक्विडेशन, क्योंकि ट्रेड डिप्रेशन आया उसके कारण जो बिजनेस है इट वेंट इनटू डिफिकल्टीज, तो इनको बिजनेस बंद करना पड़ गया। अब जो बिजनेस है उसके पास मात्र, हम इसे ऐसे समझेंगे कि 6,000 रुपए बचे। बिजनेस के पास जो एसेट्स बची थी वो 6,000 की थी, और बिजनेस में जो, एक मिनट, क्रेडिटर्स थे, उसमें से जो डिबेंचर्स थे वो थे 10,000 के, जो होल्ड किए हुए थे सैलमन ने, एंड बाकी थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनकी अमाउंट थी 7,000। दोबारा बताती हूँ, इसकी एसेट्स बहुत कम हो गई, लाइबिलिटीज बढ़ गई। अब इनके पास लेट्स सपोज बचे हैं सिर्फ 6,000 टू अंडरस्टैंड द केस, और जो सैलमन है उसने डिबेंचर्स होल्ड किए हैं 10,000 के, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 7,000, यानी ऑल ऑन एंड ऑल 17,000 की लाइबिलिटीज तो हमें यही दिखी, और भी होंगी, ठीक है। अब वाइंडिंग अप के टाइम पे जब पे बैक करना था तो क्या बोला सैलमन की, मेरे पास डिबेंचर्स हैं तो ये जो पेमेंट है 6,000 की ये मेरे पास ही रहेगी। अब क्या होता है, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट में। कोर्ट में क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाके कि सैलमन हमारे साथ फ्रॉड करना चाहता है। सैलमन की तो खुद की कंपनी है, सैलमन ने खुद की कंपनी बनाई, अब हम लोग तो बाहर से हमारे पैसे देने के बजाय सैलमन क्या कर रहा है, खुद के पास पैसे रख रहा है बचे हुए, राइट। अब इस बात पे कोर्ट क्या कह रहा है कि जो सैलमन है वर्सेस जो सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड है, इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज हैं। हम सैलमन को और उसकी कंपनी को अलग अलग पहचान देते हैं। सैलमन एक नेचुरल पर्सन है, जबकि उसकी जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इन एडिशन टू इट क्या बोला कोर्ट ने कि सैलमन ने डिबेंचर्स होल्ड किए थे उस कंपनी में, जो क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, और यानी वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसमें उसको हमें पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी पे बैक करते टाइम। So priority shall be given to secured creditors over unsecured creditors. तो यहाँ पे जो हम पेमेंट करेंगे सैलमन को, इट इज अ वैलिड पेमेंट एंड दैट इज no case of fraud, as company of Salmon, that is Salmon and company limited, and Salmon himself are two different persons, they are not one and same, and this is the benefit of opening a company, that you and company become two separate legal identities. अदरवाइज क्या होता, अगर कंपनी ना खोली होती तो उसको पहले बाहर वालों को पैसे देने पड़ जाते, राइट। So this is one of the feature or one of the case where Salmon got the benefit of opening a company through its separate legal identity. So this is a feature
or say a benefit provided by opening a company to Salmon, right? So this is another case. This is one case which is related to your teachers, right? Then there is this another case, Lee versus Lee Air Farming Limited. ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड में क्या था? ली क्या था? एक पायलट था। ली क्या था? एक पायलट था, ठीक है? ही वाज पायलटिंग, राइट? अब इसके दिमाग में आया कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ मेरे नाम पे। इसने बनाई ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। इसमें इसने 99% या 99 शेयर्स का वो खुद के नाम पे रखे हैं और एक शेयर दिया दूसरे पर्सन को। इसने 99 शेयर या 99% ऑफ द शेयर्स अपने नाम पे रखे और सिर्फ एक शेयर दिया था बाहर, राइट? यानी होली एंड सोली ली वाज द वन मैनेजिंग दिस कंपनी। नाउ उसी कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में ली ने खुद को अपॉइंट कर लिया एज अ पायलट, राइट? कंपनी में खुद को ली ने अपॉइंट किया, खुद से अपॉइंट किया, खुद की ही कंपनी में ली ने एज अ पायलट। नाउ one day when he was piloting, he died. What happened? He died. One day when he was piloting, he died. Now जो ली की वाइफ है विडो, वो आती है कंपनी के पास, कंपनी को बोलती है मुझे एम्प्लॉय कंपनसेशन के अंडर ली की डेथ के लिए, बिकॉज वो कंपनी का काम करते हुए मरा था, तो मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय वेलफेयर की स्कीम के अंडर कंपनसेशन चाहिए, ठीक है? अब कंपनी क्या कहती है? देखो ली ने 99% या 99% से भी ज्यादा एज ए सिर्फ एक शेयर दे रखा था बाहर, बाकी सारे शेयर्स उसी के नाम पे थे, तो ली वाज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ली वाज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो हम आपको ये एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो ली था वो आपका मतलब वो हमारा एम्प्लॉय था ही नहीं, तो ओनर था कंपनी का पूरा, तो वो तो एम्प्लॉय था ही नहीं। Now what happens? This wife goes to the court. कोर्ट में ये बोलती है कि मुझे बेनिफिट चाहिए एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंडर, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ली, वो उनकी डेथ हुई है while piloting for the company and he was acting as an employee of the company. Now, what did court say here? No matter what, even if he owned 99% shares or even whole of the shares, but he was appointed by a separate legal identity, even if he himself did so, because हमारी company works only through human agents, तो किसी ना किसी को तो appoint करना ही पड़ेगा. So even if Lee ने खुद से ही क्यों ना किया हो, but he was appointed by the company in this case, so he will be considered an employee of the company, and hence the wife of or the widow of Lee should be given the benefit under the employee benefit scheme, right? So this is another case where the benefit was given, right? Is this clear till here, everyone? Okay, I hope this is. Then the last case for the day is Makora versus Northern Assurance Company Limited. Sorry, Northern Assurance. Yes. Makora versus Northern Assurance Company Limited. ठीक है?
अब ध्यान से सुनो केस के फैक्ट क्या है। मकोरा एक पर्सन है जिसके पास एक टिम्बर फैक्ट्री थी। टिम्बर फैक्ट्री के लिए उसने क्या किया, एक कंपनी खोल दी और उसी कंपनी के नाम पे ये सारे टिम्बर्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यानी अब ये काम कर रहा है कंपनी फॉर्म में, राइट। अब मकोरा ने इन टिम्बर्स को बचाने के लिए अपने नाम पे एक इंश्योरेंस लिया। टिम्बर्स में आग लग जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसने क्या किया, अपने नाम पे एक इंश्योरेंस लिया। अब क्या हुआ, टिम्बर गॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या हुआ, टिम्बर गॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर लगी और टिम्बर गॉट बर्न, सो टिम्बर गॉट डिस्ट्रॉयड। अब मकोरा क्या गया, इंश्योरेंस क्लेम लेने, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि हम तुम्हें क्लेम नहीं दे सकते। मकोरा कोर्ट गया, कोर्ट ने केस देखा, कोर्ट ने भी मना कर दिया कि बेटा आपको क्लेम नहीं मिल सकता। अब ये क्या हो रहा है, मकोरा क्लेम क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि कंपनी and Makora are two different persons. If you would have heard properly, I said Makora ने अपने नाम पे इंश्योरेंस लिया कंपनी के लिए, टिम्बर के लिए, लेकिन टिम्बर तो कंपनी की थी, तो इंश्योरेंस भी कंपनी के नेम पे होना चाहिए था। तो जब इसके गुड्स ही नहीं जले तो इसको इंश्योरेंस मिलेगा भी नहीं। गुड्स तो कंपनी के जले, विच इज itself is a separate legal identity now after incorporation. वो अलग पहचान रखती है, अलग आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको मिलेगा ना कंपनसेशन, आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सो हियर इन दिस केस the benefit of separate legal identity could not be taken and it was मतलब ऐसा held as a loss to Makora and Makora was not given the claim. Right? Now any questions till here? Okay. So I hope everything is clear for the session. What we have covered some most important as definitions. Then we have covered the definition of company law today. Company today. Then that is under section 2 subsection 20. Then what we did Professor Henny's definition, right? And after that we started the features of the company. After the features we discussed some case laws related to the company and its features, right? We have seen two cases where the benefit was given of holding a separate legal identity and holding a corporate structure of your business, and then another case where the benefit was not given and he had to face losses because of this corporate structure only, right? So I hope everything is clear till here, and that is it for the session. Next, after this, we would be covering in your upcoming sessions, right?